डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन है राइट सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। पहले ना डाइपोल मोमेंट होता क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या है। डाइपोल क्या होता है पहले ये समझो। डाइपोल एक सिस्टम होता है दो ऑपोजिट चार्जेस का। ये एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, ये दोनों क्या होना चाहिए ऑपोजिट, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर ये Q है प्लस तो ये माइनस Q, दोनों का वैल्यू Q ही होना चाहिए। एक सिस्टम ऑफ ऑपोजिट चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, इस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। ओके, दो पोल डाइपोल। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू से, न्यू, और एक इसके इक्वल म्यू से, सॉरी, और एक इसके इक्वल होता है जितना इस पे चार्ज है Q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस d। अब ये एक वेक्टर है, वेक्टर तो इसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो ये हो गया इसका, है ना। वेक्टर के दो चीजें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। इसका जो डायरेक्शन है ना ये टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, ऐसे दिखाते हैं इसको, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये होता है डाइपोल। ओके, अब डाइपोल मतलब ये सिस्टम है डाइपोल, Q इंटू डी इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। Q कोई भी मान लो, एक +5 कूलम है दूसरा -5 कूलम होगा, तो 5 ले लो बस, टोटल तो 0 ही है चार्ज, एक प्लस एक माइनस। समझ में आ गया डाइपोल मोमेंट क्या है। अब डाइपोल मोमेंट की बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो आप पता कर सकते हो। पहली एप्लीकेशन देखो, मोर इज डाइपोल मोमेंट, मोर इज परसेंट आयनिक करेक्टर इन ए कोवलेंट बॉन्ड। पहले इस बात को समझते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये बताओ मुझे। बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन डैश हाइड्रोजन, इसका मतलब ये एक कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। इसको ऐसे दिखा दूं, डॉट डॉट दिखा के दो, H डॉट डॉट H, ये दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को भी बिलोंग करते हैं और इस हाइड्रोजन को भी बिलोंग करते हैं, शेयर्ड है। और ये शेयरिंग क्या है, इक्वल है, पर अगर मैं HCl ले लूं तो HCl में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये टुवर्ड्स क्लोरीन ज्यादा होता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, ये बात हम पढ़ चुके हैं। इसकी वजह से क्या होगा, देखो दो केस होंगे, मैं सारे इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा हूं, देखो बिफोर बॉन्डिंग, बिफोर बॉन्डिंग ये था ना, बिफोर बॉन्डिंग हाइड्रोजन पे कितना चार्ज था 0, और क्लोरीन पे 0, दोनों पे 0 0 चार्ज था ना। आफ्टर बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, अच्छा सपोज हाइड्रोजन पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे इसको, तो हाइड्रोजन ने पूरा का पूरा क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया। अब क्लोरीन पे -1 चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे +1, इसको हम बोलेंगे 100% आयोनिक, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, 100% आयनिक। आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। तो हाइड्रोजन ने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया, तो 100% आयनिक हो गया। 100% आयनिक होने पे हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आ गया, क्लोरीन पे -1 चार्ज आ गया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, क्लोरीन ने भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ये बन गया है ना। ये जो शेयर्ड पेयर है ये वाला, ये किसकी तरफ ज्यादा है, क्लोरीन की तरफ, इसलिए क्लोरीन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव। थोड़ा क्यों, क्योंकि ये पूरा थोड़ी शिफ्ट हुआ, अगर ये पूरा का पूरा यहाँ शिफ्ट हो जाता तब तो क्लोरीन पे -1 आता, समझ में आई बात। लेकिन हल्का सा शिफ्ट हो गया क्लोरीन की तरफ, तो पार्शियल। अब परसेंट आयनिक करेक्टर क्या होगा, परसेंट आयनिक करेक्टर को आप ये समझ सकते हो कि परसेंटेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कितने परसेंट ट्रांसफर हुए, वही होगा ना परसेंट आयन। हाँ मतलब, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोराइड पे डिवाइड बाय टोटल चार्ज कितना था, -1 इंटू 100, यही होगा ना परसेंटेज आयनिक करेक्टर। जितना ट्रांसफर हुआ डिवाइड बाय टोटल जितना हो सकता था इंटू 100, ये आएगा ना परसेंट आयनिक करेक्टर, है कि नहीं। ठीक है, यहां तक समझ आई बात है।
अब देखो बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर रहा हूं मैं फिर से फ्रेश, यहां देखते हैं HCl, ये 100% आयनिक हो जाएगा तो इस पे प्लस, इस पे माइनस। दूसरे केस में HCl और इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। एक्चुअल मॉलिक्यूल तो ये है ना, वो तो हाइपोथेटिकल केस है ना, है कि नहीं? एक्चुअल मॉलिक्यूल तो ये है, इनके बीच का डिस्टेंस तो सेम हम मान लेते हैं सेम है, डिस्टेंस डी रखा हमने, तो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? जो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा? डी इंटू चार्ज, चाहे पार्शियल पॉजिटिव ले लो चाहे पार्शियल नेगेटिव ले लो, जो भी ले लो, डिस्टेंस इंटू चार्ज, ये डाइपोल मोमेंट है कि नहीं है? है ना, है ना, डिवाइडेड बाय, ये ना आप एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हो, कैन बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। ओके, न्यू एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जा सकता है। दूसरी चीज है, पता है आप क्या एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हो? इनकी बॉन्ड लेंथ, ये जो डी है ना, कि इनके बीच में लेंथ कितनी थी, ये भी आप एक्सपेरिमेंटली मेजर क्या कर सकते हो? कर सकते हो मेजर, है कि नहीं? अच्छा, हमको परसेंटेज आयनिक करैक्टर के लिए क्या चाहिए था? डेल्टा नेगेटिव। देखो डेल्टा नेगेटिव को मेजर करना मुश्किल है, परसेंटेज आयनिक करैक्टर क्या था? डेल्टा नेगेटिव अपॉन -1 इंटू 100। -1 तो पता ही है चार्ज है, क्या करो ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई कर दो, डी इंटू पार्शियल नेगेटिव डिवाइड बाई डी इंटू -1 इंटू 100, ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हो ना, ये भी परसेंटेज आयनिक करैक्टर ही है ना। ये क्या हो गया? एक्चुअल डाइपोल मोमेंट, है कि नहीं? नहीं हुआ? न्यू एक्चुअल डाइपोल मोमेंट हो गया ना, डिवाइड बाय बॉन्ड लेंथ इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, -1 चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है, इंटू 100, ये क्या हो गया? परसेंटेज आयनिक करैक्टर। समझ में आ रही बात है या नहीं आ रही समझ में? हाँ यही है परसेंट आयनिक करैक्टर, जितना चार्ज आया, जितना क्लोरीन पे चार्ज आया डिवाइड बाय जितना आ सकता था इंटू 100, ये हो गया परसेंट आयनिक, और ये इसके इक्वल है ना, न्यू एक्चुअल डिवाइड बाय डी इंटू -1 इंटू 100। तो मतलब कहने का मतलब ये है, डाइपोल मोमेंट से आपको ये पता चल जाता है कि आयनिक करैक्टर कितना है किसी मॉलिक्यूल में। इसको इतना बात को सम अप अगर मैं करूं, इतनी मोटी सारी बात को सम अप अगर करूं, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। तो जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ज्यादा हो उतना चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो उतना ट्रांसफर ज्यादा हो तो आयनिक करैक्टर भी ज्यादा हो जाएगा। ये बात है सिंपल भाषा में अगर समझे हम तो, ठीक है? जितना चार्ज ट्रांसफर ज्यादा उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा, उतना परसेंटेज आयनिक करैक्टर ज्यादा, एक लाइन में बताएं तो, ठीक है? सो डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट आयनिक करैक्टर। फर्स्ट बात समझ में आ गई कि जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी उतना ही परसेंट आयनिक करैक्टर ज्यादा होगा, इक्विवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बात है? अगला देखो, नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी एस्टिमेटेड बाय डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से ना आप मॉलिक्यूल की शेप गैस कर सकते हो। कैसे? देखो मैं एग्जांपल लेता हूं आपको, CO2 और SO2 की एग्जांपल लेता हूं। CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है पता है कैसे होता है? ये होता है, ओके। अब कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कार्बन से, तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे हल्का सा पॉजिटिव। ये बात क्लियर है भाई? हालांकि कार्बन पे 2 टाइम्स आएगा मतलब, पर इतना नहीं दिखाते बस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक है? इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा ना। अब देखो अगर मैं सिर्फ, मैं दो बॉन्ड्स ले लेता हूँ, बॉन्ड नंबर 1, बॉन्ड नंबर 2। अगर मैं बॉन्ड नंबर 1 की बात करूँ तो इसका डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा? टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अगर मैं बॉन्ड नंबर 2 की बात करूँ तो उसका मोमेंट किस तरफ होगा? टुवर्ड्स ओ, इस तरफ होगा। देखो दो चीजें होती हैं, एक होती है डाइपोल मोमेंट, दो चीजें ध्यान रखो, एक होती है डाइपोल मोमेंट और एक होती है बॉन्ड मोमेंट। ओके, बॉन्ड मोमेंट पता है किसकी होती है? एक बॉन्ड की। डाइपोल मोमेंट होती है
ओवरऑल मॉलिक्यूल की। अब देखो बॉन्ड नंबर 1, ये एक बॉन्ड है, जो मैंने इसकी मोमेंट दिखाई है इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड मोमेंट। बॉन्ड नंबर 2, जो मैंने ये एरो दिखाया ये क्या है, बॉन्ड मोमेंट। अगर आपसे बोले डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो पता क्या होगा, सम ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड में जितने भी बॉन्ड हैं उन सब की बॉन्ड मोमेंट को जोड़ो, लेकिन कैसे जोड़ना है, वेक्टर सम। कौन सा सम, वेक्टर सम। बॉन्ड मोमेंट डाइपोल मोमेंट को ही बोलते हैं, एक बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट को। यहाँ पे ऑर्बिटल की बात नहीं है, डाइपोल मोमेंट समझ में आया क्या है, डाइपोल मोमेंट समझ में आ गया। तो एक मॉलिक्यूल में तो बहुत सारे बॉन्ड है ना, उसकी एक बॉन्ड की डाइपोल मोमेंट को बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का मत घुसाओ कॉन्सेप्ट, वो अलग चीज था, ठीक है ना। नहीं समझ में आ रही बात है, बॉन्ड मोमेंट। हाँ एक सेकंड, पहले इतनी बात मुझे बताओ, डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड मोमेंट में डिफरेंस समझ में आया क्या है। बॉन्ड मोमेंट भी डाइपोल मोमेंट ही है, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है तो उसमें एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे ना। अगर उसमें एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे तो डाइपोल मोमेंट तो एक इंडिविजुअल बॉन्ड की होती है ना, दो एटम के बीच में। तो फिर जो दो एटम के बीच में एक बॉन्ड बना, उसकी जो डाइपोल मोमेंट है उसको बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट। और ओवरऑल मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट कैसे लिखेंगे, हर इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट को जोड़ के। जैसे यहां देखो, ये जो मैंने ड्रॉ की है, दीज आर बॉन्ड मोमेंट्स। अब इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा। देखो वेक्टर को जोड़ना ना, तो फोर्स का एग्जांपल ले लिया करो, फोर्स का। वैसे तो फिजिक्स में आपको सारा पढ़ाया गया वेक्टर्स को कैसे जोड़ना है। अगर एक बंदा कार्बन को इधर खींच रहा है, दूसरा बंदा दूसरी तरफ खींच रहा है, बाय सेम फोर्स, कार्बन कहीं मूव करेगा, नहीं करेगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0। बॉन्ड मोमेंट 0 नहीं है, इसका भी बॉन्ड मोमेंट है, इसका भी बॉन्ड मोमेंट है, पर दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। डी बाय, डाइपोल मोमेंट की यूनिट होता है डी बाय कैपिटल डी, या फिर कूलॉम्ब मीटर। डाइपोल मोमेंट आता कैसे है, डाइपोल मोमेंट आता है चार्ज इनटू डिस्टेंस से। चार्ज का क्या होता है, कूलॉम्ब, डिस्टेंस का मीटर, तो कूलॉम्ब मीटर। ओके, डी बाय भी बोलते हैं, कूलॉम्ब मीटर भी बोलते हैं। अच्छा आगे देखो, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, ये पता है हर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए ट्रू है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर सिमेट्रिक होगा ना, तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, क्योंकि वो सिमेट्रिक है, तो उसके जितने बॉन्ड मोमेंट्स होंगे वो कैंसिल हो जाते हैं। ये एक बड़ा हेल्प मिलता है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट आप एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हो। ओके, तो अगर एक्सपेरिमेंटली पता करके डाइपोल मोमेंट 0 आ जाए, इससे आप ना गैस कर सकते हो कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा यार। ठीक है, जैसे CO2 सिमेट्रिक है ना मॉलिक्यूल, ये है ना। SO2 देखो, SO2 का शेप ये होता है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ एक लोन पेयर होगा। आप देखो इसका बॉन्ड मोमेंट इस तरफ हो जाएगा, है ना, और इसका इस तरफ हो जाएगा। कुछ लोन पेयर की वजह से भी थोड़ा बहुत होता है थोड़ा बहुत। ओके, अब इनका वेक्टर सम 0 नहीं आएगा। वेक्टर सम 0 कब आता है, जब ये तीनों इक्वल होते हैं। देखो एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तीसरा वेक्टर मान लो ये या तो कम है या ज्यादा है, ऐसे मान लो, या तो कम है या ज्यादा है। तो इनको तीनों का अगर जोड़ोगे, इन तीनों को जोड़ोगे या इन तीनों को जोड़ोगे, क्या सम 0 आएगा, 0 नहीं आएगा, नॉन 0 आ जाएगा, क्योंकि SO2 एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। समझ में आई बात। हालांकि अब इनको दोनों को फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये यहाँ लिखा है AX2। अगर मॉलिक्यूल AX2 है और उसका डाइपोल मोमेंट अगर 0 आ गया, मतलब वो सिमेट्रिकल होगा। AX2 सिमेट्रिकल होने का एक ही रास्ता है, अगर वो लीनियर हो जाए, A-X-X। अगर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आया, मतलब वो बेंट होगा, AX कुछ बॉन्ड एंगल होगा इनमें जो कि 180 डिग्री नहीं है। ये बात समझ में आई, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बॉन्ड मोमेंट आपस में कैंसल आउट नहीं करेंगे। ये समझ में आती है बात। अगला देखो AX3, AX3 का देखो,
AX3 में अगर तो डायपोल मोमेंट 0 आ गया मतलब सिमेट्रिकल है। AX3 की सिमेट्रिकल शेप यही बन सकती है ना, है ना। तो एक बॉन्ड मोमेंट इस तरफ, दूसरी बॉन्ड मोमेंट इस तरफ, तीसरी इस तरफ, और इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो क्या इन तीनों वेक्टर्स का सम 0 नहीं हो जाएगा? देखो 3 लोग मिलके इस पॉइंट को एक ऐसे खींच रहे हैं, कहीं मूव करेगा पॉइंट? ये नहीं करेगा, वेक्टर सम 0 हो जाएगा। तो ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगा। एक एग्जांपल है BF3। BF3 में ऐसे ही होता है ना, बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब तीनों बॉन्ड्स जो है वो एक जैसे हैं, तो तीनों का बॉन्ड मोमेंट भी एक जैसा होगा, है कि नहीं? और तीनों का एंगल 120 डिग्री है, सम हो जाएगा 0, वेक्टर सम। ठीक है ना? ये बेंटी है फर्स्ट वाला। हाँ, टी शेप। अगर अगर देखो AX3 है और वो टी शेप हो जाएगा। टी शेप कैसे होता है? ऐसे A X X, नीचे कोई X ऐसे, मतलब सिमेट्रिक नहीं रहा ना, कहीं लोन पेयर होगा। फिर समझ में आई बात है? इसका एग्जांपल है ClF3। हाँ, सिमेट्रिक है तो डायपोल मोमेंट 0 होगा। अब सिमेट्रिक नहीं है मतलब कि टी शेप, फिर AX3 तो टी शेप हो जाएगा। ClF3 इसका एग्जांपल है। कैसे? देखो ये होता है ClF3 का, Cl, ये मैं ट्रायंगल सा बना रहा हूँ ऐसे, F F F, दो इसके लोन पेयर होते हैं ऐसे, तो ये टी शेप बन जाता है। ओके, अगला देखो AX4। अगर तो उसका डायपोल मोमेंट 0 आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा, मतलब टेट्राहेड्रल होगा। अगर 0 नहीं आया तो कोई और शेप हो सकती है, सीसॉ, मोस्टली सीसॉ होता है। सीसॉ कैसा? इसी को देख लो, SF4 इसका एग्जांपल है सीसॉ का। सल्फर, इसमें एक ट्रायंगल सा बना रहा हूं ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे F। ओके, मुझे यहाँ ये चलो एक यहाँ ना लोन पेयर दिखा लेता हूँ। एक बॉन्ड ऐसे F, एक बॉन्ड ऐसे F, एक ऊपर और एक नीचे, और यहाँ एक लोन पेयर होगा। सीसॉ बन गया ये बच्चों का झूला हो गया ना, ये झूले की टांगे होंगी, जैसे सीसॉ नहीं झूलते पार्क में, ये उस झूले की टांगे, ये बच्चा बैठा है एक नीचे, ऐसे सीसॉ हो गया ये। ठीक है ना? हाँ, टेढ़ा पड़ा है सीसॉ, खड़ा कर दिया बच्चों ने, शरारती बच्चे हैं। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। तो सीसॉ मतलब सिमेट्रिक नहीं रहेगा। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं ना कि अगर डायपोल मोमेंट 0 आ गया तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक होगा, हमको शेप गैस करने में हेल्प मिल जाती है। AX5, अगर AX5 डायपोल मोमेंट उसका एक्सपेरिमेंटली 0 आया तो वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। कैसे? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप कैसी होती है? ये रही, ये रही, ये रही। देखो ये तीनों एक प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, ये सिमेट्रिक है। क्यों? देखो ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल कर देंगे, और ये तीन आपस में कैंसिल कर देंगे। ठीक है ना? अगर अनसिमेट्रिक होगा तो शेप कोई और हो सकती है। एक एग्जांपल है स्क्वायर पिरामिडल। देखो कैसे, ये रही स्क्वायर पिरामिडल एग्जांपल, BRF5, ये शो की हुई है। BRF5 देखो, ब्रोमीन में ना ये होता है, एक लोन पेयर होता है नीचे इसके, और 5 फ्लोरीन। तो देखो ये 4 तो मिलके कैंसिल कर देंगे। ये समझ में आ रही है बातें? ये देखो यहाँ पे ये बॉन्ड, ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल को, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, ये तो इक्वल है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे बॉन्ड मोमेंट। पर ये नीचे तो लोन पेयर है ना, और ऊपर एक फ्लोरीन है, तो ये तो कैंसिल नहीं करेंगे आपस में, अनइक्वल है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट नेट 0 नहीं होने वाला। ठीक है ना? इसलिए ये अनसिमेट्रिक होगा। हाँ, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, वो तो जस्ट एग्जांपल के लिए दिखाएं। नहीं, कुछ और भी हो सकता है, ये तो एक एग्जांपल बताया, हो सकता है सिमेट्रिक में। यहाँ सिमेट्रिक में स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। ये जो टेबल बनाया है ये एग्जॉस्टिव नहीं है, बस एक एग्जांपल एक एक बताइए। ठीक है ना? यहाँ मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर डायपोल मोमेंट 0 आ गया मतलब सिमेट्रिक होगा, ये बात पक्की है। ठीक है ना?
फिर AX6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल शेप कैसे होती है, मतलब AX6 में अगर डाइपोल मोमेंट 0 आया तो शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, सिमेट्रिक होगा। कैसे, ये है ऑक्टाहेड्रल, देखो भाई बना देता हूँ, बना देता हूँ। देखो देखो मान लो ए, ये एक स्क्वायर है, इमेजिनरी स्क्वायर है, स्क्वायर के कोने कोने में एक एक्स जोड़ दिया मैंने, ठीक है ना, ये चारों एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, इक्वल है, एक एक्स ऊपर जोड़ दिया, एक एक्स, ये ऑक्टाहेड्रल होता है, सारा कैंसिल कर देगा, सिमेट्रिक है। और मान लो यहीं पे कहीं एक लोन पेयर घुस जाए बीच में, कहीं पे एक लोन पेयर घुस जाए तो ये इनकी सिमेट्री बिगाड़ देगा ना सबकी, तो फिर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं रहेगी, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखो यहाँ पे है ये एग्जांपल दिखाई है XeF6 की, तो 6 फ्लोरीन है, बीच में एक लोन पेयर आ गया, तो ये फ्लोरीन सिमेट्रिक नहीं रहेंगे, थोड़े थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे, तो टोटल डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगी फिर, ठीक है। अगला देखो AFX7 पेंटागोनल, अगर AX7 है डाइपोल मोमेंट 0 आ गया तो वो सिमेट्रिक होगा, वो सिमेट्रिक शेप होगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसे होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, देखो एक बनाओ पेंटागन, एक बनाओ पेंटागन, ठीक है ना। इसका एग्जांपल होता है IF7, आई 5 फ्लोरीन जोड़ दो, ठीक है, ये पेंटागन बन गया एक ही प्लेन में, ये पांचों आपस में कैंसिल कर देंगे, इक्वल है, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे, ये भी इक्वल है, ये भी कैंसिल कर देंगे, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, ठीक है, पेंटागन बन गया। पेंटागन रेगुलर पेंटागन बनेगा, और ये अभी मिला नहीं, नॉट नो न्यू 0 नॉट इक्वल टू 0 मिला नहीं, समझ में आई बात है, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो एप्लीकेशन, सिस और ट्रांस आइसोमर कैन बी प्रिडिक्टेड बाय डाइपोल मोमेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल C2A2B2 इज अ ट्रांस इफ इट्स डाइपोल मोमेंट इज 0। देखो क्या है, सिस और ट्रांस का पता कर सकते हो आप, इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, CHCl डबल बॉन्ड CHCl, इसको ना बोलते हैं सिस, अगर दोनों क्लोरीन एक ही तरफ आ जाएं, मतलब दोनों एक जैसे एटम एक तरफ आ जाएं, इसको सिस बोलते हैं, और दोनों एक जैसे एटम अगर ऑपोजिट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस। समझ आई बात। अब देखो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, पहले बॉन्ड मोमेंट ड्रॉ करता हूँ, क्लोरीन की तरफ रहेगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी क्लोरीन की तरफ रहेगा, ठीक है ना। कार्बन और हाइड्रोजन का ना ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता है, तो यहाँ नहीं दिखा रहा मैं, ये मैं दिखा नहीं रहा, ऑलमोस्ट सेम होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इसका वेक्टर सम क्या होगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो वेक्टर सम कुछ इस तरह आएगा ना नीचे नेट, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0। इसका देखो एक क्लोरीन इस तरफ है, दूसरा इस तरफ है, तो टोटल 0 हो जाएगा, तो सिस का हो जाता है नॉन जीरो, ट्रांस का हो गया 0। तो डाइपोल मोमेंट का आइडिया लगा के भी, ये देखो सिस का 0 नहीं है, ट्रांस का 0 है, कहाँ किसकी बात कर रहे हो, सिस की ट्रांस की, अरे ये सिस है, ये ट्रांस है, ये क्लोरीन इस तरफ है, ये उस तरफ है, ऊपर है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, यहाँ पे इधर है और इधर है तो कैंसिल नहीं होगी, ये क्लोरीन है, क्लोरीन, नीचे वाले का क्या है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, सारे क्लोरीन है, ओके। अगर A2B2 नहीं हुआ तो कुछ और होगा, लेकिन उनका डाइपोल मोमेंट डिफरेंस आएगा, सिस और ट्रांस में डाइपोल मोमेंट डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो आप सिस और ट्रांस का आइडिया लगा सकते हो डाइपोल मोमेंट से, इसका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे, पर ये चीज आप पेंटागन वाले में लेके कैसे करोगे आप, ये देखो Y is BeH2 molecule has a 0 dipole moment although BeH bonds are polar। देखो पहले तो BeH2 की शेप बनाते हैं, Be
H एंड H, इसकी शेप लीनियर होती है। तो हाइड्रोजन जो है वो बेरिलियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट रहेगा। ये है इसकी बॉन्ड मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली इसकी बॉन्ड मोमेंट इस तरफ है। अब ये दोनों बॉन्ड्स पोलर हो गए, ये भी पोलर है और ये भी पोलर है। दोनों बॉन्ड्स तो पोलर है पर ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। ऐसा क्यों है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्यों है ऐसा? टू बॉन्ड मोमेंट वेक्टर्स ऑफ BeH बॉन्ड आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जो बॉन्ड मोमेंट वेक्टर है BeH के, मतलब दिस वन एंड दिस वन, ये क्या है? इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसलिए दोनों का रिजल्ट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, इसलिए उसका टोटल जीरो है। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है ना। नेक्स्ट देखो, ऑल्दो बोथ CO2 and H2O आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दोनों ही ट्राई एटॉमिक है ना, 3 एटम है ना, फिर भी H2O की शेप क्या है? बेंट है, जबकि CO2 की शेप क्या है? लीनियर है। इसको एक्सप्लेन करना है किसके बेसिस पे? डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे ना तो पाएंगे कि CO2 का डाइपोल मोमेंट होता है 0 और H2O का डाइपोल मोमेंट होता है नॉन जीरो। यहाँ दिखाया वाटर का 0 नहीं है, CO2 का 0 है। अगर CO2 का 0 है मतलब CO2 एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और 3 एटम वाला मॉलिक्यूल सिमेट्रिक बनाना है तो एक ही तरीका, लीनियर बना दो उसको। समझ में आई बात? लीनियर, CO2 क्या है? लीनियर है, और 3 एटम का मॉलिक्यूल है और उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो मतलब वो बेंट होगा, मतलब 2 एटम उसमें एक जैसे होने चाहिए। 3 एटम वाला मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम एक जैसे हैं, H2O, डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है मतलब बेंट है। देखो ये, क्योंकि दोनों वेक्टर कैंसिल आउट नहीं हो रहे। समझ में आई बात? तो मैं सिर्फ डाइपोल मोमेंट देख के ही बता सकता हूँ इसका। CO2 का एक्सपेरिमेंटली पता करूंगा 0 आएगा, वाटर का नॉन जीरो आएगा, उसी पे बता सकता हूँ कि एक बेंट है एक लीनियर है। देखो, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट बिकॉज ड्यू टू सिमेट्री वेक्टर सम ऑफ बॉन्ड मोमेंट्स इज जीरो। ये बात समझ में आती है? सिमेट्री की वजह से बॉन्ड मोमेंट जीरो हो जाता है। CO2 का जो जीरो डाइपोल मोमेंट होता है इसलिए वो लीनियर होगा। क्यों लीनियर होगा? क्योंकि दो बॉन्ड मोमेंट वेक्टर CO2 के इक्वल होते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये दोनों वेक्टर ऐड होके जीरो बना देते हैं। वाटर का डाइपोल मोमेंट क्या है? नॉन जीरो, इसका मतलब वो बेंट है, क्योंकि वेक्टर सम इक्वल तो होते हैं लेकिन ऑपोजिट नहीं होते। देखो इक्वल तो है, ये दोनों इक्वल तो है, इसका जो एरो है ऑक्सीजन की तरफ रहेगा बिकॉज ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, एरो ऑक्सीजन की तरफ रहेगा। दोनों का इक्वल तो है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है, नॉट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए जीरो नहीं, नॉन जीरो एड अप होके नॉन जीरो बना देते हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, NH3 और NF3, इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसकी है ये बताना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। देखो ये NF3 की शेप है, ये NH3 की शेप है। ओके, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन, तो इसलिए जो एरो है किस तरफ होगा? फ्लोरीन की तरफ। तो NF3 के बॉन्ड मोमेंट वेक्टर दिखाए हुए हैं ऐसे टुवर्ड्स फ्लोरीन। लोन पेयर की वजह से भी बॉन्ड मोमेंट, लोन पेयर के बॉन्ड मोमेंट नहीं बोलते, लोन पेयर मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट दो तरह का होता है, एक बॉन्ड मोमेंट, एक लोन पेयर मोमेंट। जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड मोमेंट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है उसको बोलते हैं लोन पेयर मोमेंट। ओके, तो ये ऊपर होगी ना जिस तरफ है लोन पेयर, तो ये ऑपोजिट हो गया ना। देखो 3 एक तरफ, एक तरफ, तो मतलब कैंसल आउट हो रहे हैं ये, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या है? कम है। यहां देखो लोन पेयर मोमेंट ऊपर है NH3 में, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन, तो ये एरो टुवर्ड्स नाइट्रोजन रहेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं ना। और हम डाइपोल मोमेंट किस तरफ दिखाते हैं? जिस तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, ये भी n की तरफ रहेगा और ये भी n की तरफ रहेगा, चारों एक ही डायरेक्शन में, चारों एड अप हो रहे हैं, तो टोटल वेक्टर सम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो NH3 की डाइपोल मोमेंट टोटल ज्यादा है। इन NF3 लोन पेयर मोमेंट एंड बॉन्ड पेयर मोमेंट आर इन
ऑपोजिट डायरेक्शन। और NH3 में लोन पेयर मोमेंट और बॉन्ड पेयर मोमेंट सेम डायरेक्शन में, इसलिए रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट NH3 का ज़्यादा होता है।